हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के थर्ड पार्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स पर बात करूंगा। पहला अकाउंटिंग टर्म है राजस्व यानी कि रेवेन्यू। रेवेन्यू इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम generated by the sale of goods and services related to the primary operations of business. Commercial revenue may also be referred to as sales or as turnover, यानी कि वस्तुओं तथा सेवाओं को बाजार में बेचने से जो प्राप्ति होती है उसे राजस्व के नाम से जानते हैं। इट मीन्स गुड्स और सर्विसेज विच आर सोल्ड इन मार्केट एंड रिसीव्ड अमाउंट इज नोन एज रेवेन्यू। बाजार में वस्तुओं तथा सेवाओं को बेचकर जो पैसा मिलता है उसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। अगला अकाउंटिंग टर्म है इनकम यानी कि आय। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। Amount received from sale of goods is called revenue and the cost of goods sold is called expenses. Surplus of revenue over expenses is called income. यानी कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज को मार्केट में बेचने पर जो अमाउंट प्राप्त होता है उसे हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। उसमें से खर्चे घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे इनकम कहा जाता है। इट मीन्स हम लोग मार्केट में गुड्स और सर्विसेज को बेचकर जो अमाउंट रिसीव करते हैं उसको रेवेन्यू कहते हैं और जो कुछ भी खर्च होता है उस खर्च को हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को माइनस करने पर जो भी अमाउंट बचता है उसे इनकम बोलते हैं। इट मीन्स इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इनकम यानी कि प्रत्यक्ष आय। द इनकम विच आर अर्नड फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटीज आर नोन एज डायरेक्ट इनकम। यानी कि ऐसी आय जो हमें मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होती है उसे प्रत्यक्ष आय कहते हैं। जैसे यदि आपकी फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर की दुकान से होने वाली आय को प्रत्यक्ष आय कहेंगे। सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट इनकम यानी कि अप्रत्यक्ष आय। द इनकम विच आर अर्नड from the non-operational activities of the business are known as indirect income। यानी कि मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त यदि हमें कहीं से भी कोई आय होती है तो उसे अप्रत्यक्ष आय यानी कि इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। जैसे अगर आपकी फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर की दुकान से होने वाली आय को प्रत्यक्ष आय यानी कि डायरेक्ट इनकम बोलेंगे। जबकि फर्नीचर की दुकान के पास में अगर आपकी 5 दुकानें और हैं और वो किराए पर उठी हुई हैं तो उनसे मिलने वाला किराया इनडायरेक्ट इनकम यानी कि अप्रत्यक्ष आय माना जाएगा। या अगर आपने किसी भी व्यक्ति को उधार पैसा दे रखा है तो उससे मिलने वाला ब्याज अप्रत्यक्ष आय में शामिल होगा। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से डायरेक्ट आपको कोई इनकम हो रही है तो उस इनकम को डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। जबकि उस बिजनेस के अलावा अगर कहीं आपको कोई इनकम हो रही है तो उस इनकम को इनडायरेक्ट इनकम यानी कि अप्रत्यक्ष आय बोला जाता है। अकाउंटिंग टर्म है प्रॉफिट यानी कि लाभ। इट इज द एक्सपेंसेस ऑफ टोटल रेवेन्यू over total expenses of a business enterprise for an accounting period. Profit increases the investment of the owners। यानी कि किसी भी व्यवसाय में
एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी प्राप्तियां होती हैं, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी अमाउंट टोटल रिसीव होता है, इस टोटल रिसीवेबल अमाउंट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन दोनों को घटाने के बाद यानी माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है, उस बचे हुए अमाउंट को लाभ कहते हैं। यह लाभ व्यवसाय के स्वामियों के विनियोग को बढ़ाता है, यानी जो बिजनेस के ओनर हैं उनके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को ये प्रॉफिट इंक्रीज करता है। प्रॉफिट के अमाउंट से बिजनेस के ओनर का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। अगला अकाउंटिंग टर्म है गेन, यानी कि प्राप्ति। इट इज अ मॉनिटरी बेनिफिट, profit or advantage resulting from events or transactions which are incidental to business, such as sale of fixed assets, winning of a court case or appreciation in the value of an asset। यानी कि व्यवसायिक लेन देनों से प्राप्त होने वाला मौद्रिक राशि लाभ प्राप्ति के अंतर्गत आता है, जैसे स्थायी संपत्तियों के विक्रय से होने वाला लाभ प्राप्ति कहलाता है। कोर्ट केस में मिला हुआ कोई भी पैसा या राशि प्राप्ति कहलाती है, या किसी स्थायी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज गेन। अगला अकाउंटिंग टर्म है छूट या बट्टा, यानी कि डिस्काउंट। इट इज ए रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर, यानी कि व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को दी जाने वाली रियायत छूट या बट्टा कहलाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि छूट दो प्रकार की होती है, नकद छूट और व्यापारिक छूट। अगला अकाउंटिंग टर्म है ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि व्यापारिक छूट। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय ए सेलर टू इट्स कस्टमर एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, it is called trade discount. It is not recorded in the books of accounts as it is deducted in the invoice or cash memo itself from the gross value of goods। यानी कि व्यापारी ग्राहक को माल बेचते समय उसके बिल में जो कटौती करता है उसे व्यापारिक छूट कहा जाता है। यह छूट ग्राहकों को अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करती है। यह छूट माल के निश्चित मूल्य में से दी जाती है और इसकी राशि बिल में से ही कम कर दी जाती है। अर्थात ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड बाय द सेलर टू देयर कस्टमर फॉर प्रमोट द सेल, यानी कि अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कस्टमर्स को दी जाने वाली छूट यानी कि डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कहलाती है। ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग बुक्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को टोटल कमोडिटी के अमाउंट में से ही माइनस कर दिया जाता है। अगला अकाउंटिंग टर्म है कैश डिस्काउंट, यानी कि नगद छूट। When discount is allowed to the customers for making prompt payment is called cash discount। यानी कि व्यापारिक चलन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के भुगतान करने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। यानी प्रत्येक जितने भी व्यवसायी हैं अपने कस्टमर्स को एक सर्टेन पीरियड पेमेंट करने के लिए देते हैं। उनमें से कुछ ग्राहक सर्टेन पीरियड से पहले अगर अपने
पर्सन को यानी अपने सेलर को पेमेंट कर देते हैं तो उसको दी जाने वाली छूट नगद छूट यानी कि कैश डिस्काउंट कहलाएगी। यानी अगर कोई भी कस्टमर अपने सेलर को एक सर्टेन डेट से पहले पेमेंट कर देता है तो उसे दी जाने वाली छूट कैश डिस्काउंट यानी नगद छूट कहलाती है। यह छूट शीघ्र भुगतान हेतु दी जाती है। बैड डेट्स यानी कि डूबत ऋण। इट इज़ द अमाउंट that has become irrecoverable from a debtor. It is a business loss and it is debited to PL account as an expense. इसका मतलब है व्यापारी को बेचे गए उधार माल की पूरी रकम देनदारों से प्राप्त हो जाए यह आवश्यक नहीं होता है। इसका मतलब है कि जब कोई भी बिजनेसमैन किसी भी पर्सन को उधार माल बेचता है तो वह व्यक्ति बिजनेसमैन के लिए देनदार यानी कि डेटर हो जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति बिजनेसमैन को पैसा लौटाएगा यानी पैसा देगा। तो इस जो वो पैसा नहीं देगा इसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। या मान लेते हैं कि कोई एक सोहन नाम का व्यक्ति है जिसको बिजनेसमैन ने 800 रुपए का उधार माल बेचा। इसके बाद सोहन इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो गया और उससे केवल 500 रुपए ही बिजनेसमैन को रियलाइज हो सके यानी वसूल हो सके। तो ऐसी स्थिति में जो 300 रुपए नहीं वसूल हुए हैं उनको बैड डेट्स कहा जाएगा। बैड डेट्स यानी कि डूबत ऋण व्यवसाय के लिए हानि होती है और इसे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है। अगला अकाउंटिंग टर्म है ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन। ए ट्रांजैक्शन इज ए कंप्लीटेड एग्रीमेंट बिटवीन ए बायर एंड ए सेलर टू एक्सचेंज गुड्स, सर्विसेज और फाइनेंशियल एसेट्स in return for money. There are two types of transactions, cash transaction and credit transaction. व्यापार में माल संबंधी क्रय विक्रय तथा वस्तुओं का आदान प्रदान लेन देन के अंतर्गत आता है। यानी कि जब कभी भी बिजनेस में कोई भी परचेज या कोई भी सेल होता है तो इस टाइप के आदान प्रदान को हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेसमैन जो भी आदान प्रदान अपने व्यवसाय के लिए करता है वे सारे के सारे आदान प्रदान इसी लेन देन के अंतर्गत आते हैं। जब कोई भी बिजनेसमैन नगद आदान प्रदान करता है तो उसे कैश ट्रांजैक्शन, और जब उधार आदान प्रदान करता है यानी उधार में लेन देन करता है तो इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अगला अकाउंटिंग टर्म है इवेंट। एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है किसी भी लेन देन के परिणाम को इवेंट कहा जाता है। जैसे अगर कोई भी बिजनेसमैन है उसने गुड्स परचेज किए हैं 3 लाख रुपए के और गोडाउन का रेंट दिया है 60,000 रुपये, गुड्स को सेल किया है 4 लाख रुपए का। इसका मतलब ये जो कुछ भी इसने किया है ये सब व्यवसाय के लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे। जबकि इन ट्रांजैक्शंस का जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, जैसे 4 लाख रुपए का सेल किया था, 3 लाख का परचेज किया था और 60,000 रुपये गोडाउन का पेमेंट किया था, तो टोटल जो एक्सपेंस हो गया 3,60,000 हो गया और टोटल जो रेवेन्यू हुआ वो 4 लाख का हुआ। तो 4 लाख माइनस 3,60,000 बचा 40,000। ये जो 40,000 रुपये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को ट्रांजैक्शन का रिजल्ट कहेंगे और इसे ही इवेंट बोला जाएगा। आज मैंने जिन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ पर डिस्कशन किया है वो हैं रेवेन्यू यानी कि राजस्व, इनकम यानी कि आय, डायरेक्ट इनकम यानी कि प्रत्यक्ष आय, इनडायरेक्ट इनकम यानी कि अप्रत्यक्ष आय,
डिस्काउंट यानी कि बट्टा या छूट, ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक छूट, कैश डिस्काउंट यानी कि नगद छूट, बैड डेट्स यानी कि डूबत ऋण, ट्रांजैक्शंस यानी कि लेन देन, प्रॉफिट यानी कि लाभ, गेन यानी कि प्राप्ति, इवेंट यानी कि घटना। ये सारे पॉइंट्स मैंने एक एक करके क्लियर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ ठीक से समझ में आ गई होंगी। आप में से किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, या नीचे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। अगर आप में से किसी ने भी मेरे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही पार्ट का लिंक दिया हुआ है। आप सभी लोग इस थर्ड पार्ट को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को ज़रूर देख लें ताकि थर्ड पार्ट आपको ठीक से समझ में आ सके। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच।